बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने वीडियो लेक्चर को। तो हेडिंग हमने डाल दिया है द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉस को थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज़ होता है। तो इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने ब्रायोफाइट्स का क्लासिफिकेशन थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। ब्रायोफाइट्स को 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है और उन 3 क्लासेस में से एक क्लास था मसाई क्लास। तो मोसेस ऐसे प्लांट हैं जो ब्रायोफाइट के मसाई क्लास से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो लेक्चर में हम इनका लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। लाइफ साइकिल मीन्स इनकी ज़िंदगी का पूरा चक्कर पढ़ेंगे कि इनके अंदर कौन कौन सी चेंजेस होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे टॉपिक का टाइटल। अब इसके बाद यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो इन पॉइंट्स में पहला पॉइंट है हियर वी टेक। यहाँ पे हम लेंगे क्या चीज़ लेंगे? ईजी एग्जाम्पल लेंगे। और एग्जाम्पल किस चीज़ का लेंगे? ब्रायोफाइट के मसाई क्लास के जो मेंबर होते हैं जिनको मोसेस कहा जाता है। तो इनके मेंबर हैं फनेरिया और या क्या पॉलीट्राइकम। आज की वीडियो लेक्चर में लाइफ साइकिल को डिस्कस करने के लिए हम इन दोनों में से किसी एक का एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट वन पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वन पॉइंट में क्या है? हैबिटेट। अब ये इनके मेंबर जो हैं ये कहाँ पे रहते हैं? तो इनका हैबिटेट है, रहने की जगह है ओल्ड डेम्प वाल, पुराने नमदार दीवारें। इसके अलावा ट्रंक ऑफ ट्री, ट्री का जो स्टेम होता है उसके ऊपर ये होते हैं, उगते हैं। और इसके अलावा ऑन डेम्प ग्राउंड एंड रेनी सीज़न, और बारिशी मौसम में ये नमदार ग्राउंड्स पर पाए जाते हैं। और इसके अलावा इन विंटर और विंटर के मौसम में ड्राई अप, ये क्या हो जाते हैं? खुश्क हो जाते हैं। इसके अलावा ग्रीगेरियस, इनके रहने का जो तरीक़ाकार है वो ग्रीगेरियस होता है। मींस ये ग्रुप की फॉर्म में क्या करते हैं? रहते हैं। तो ये ग्रीगेरियस इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप ये रहते हैं। और ग्रुप में रहने की वजह से ये जो है ये दिखाई देते हैं लाइक पेचेस। जिस तरह पुराने कपड़ों में हम पेवंद लगाते हैं तो उनको पेचेस कहा जाता है। तो इनके भी ऐसे बड़े बड़े पेचेस होते हैं जहाँ पे ये उगते हैं। इसके अलावा आर या सॉफ्ट, नरम, वेलवेट लाइक मखमल की तरह ग्रीन कारपेट, सब्ज़ रंग का जो कारपेट होता है, और या ये नरम सब्ज़ रंग के मखमली कारपेट की तरह दिखाई देते हैं। इनके प्लांट बहुत छोटे होते हैं, मोसेस ग्रुप वाले प्लांट जो हैं, और ये जिस एरिया पे उगते हैं तो वो ऐसे दिखाई देता है जिस तरह एक ग्रीन कारपेट। ठीक है, तो ये हो गया इसका हैबिटेट। अब इसके बाद नेक्स्ट वन पॉइंट हमारे पास है साइज़ का। तो मोस्ट ऑफ दी मोसेस जो हैं उनका साइज़ क्या होता है? 2.7 सेंटीमीटर तक हो सकता है इनके मेंबर का साइज़। और स्पाइरली अरेंज लीव, और इनके पत्ते जो होते हैं ये स्पाइरली अरेंज होते हैं, स्प्रिंग की तरह अरेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक प्लांट है और ये मोसेस ग्रुप का एक मेंबर है, तो इसके ऊपर लीव्स जो होते हैं ये स्पाइरली अरेंज होते हैं। ये देखो, ये एक लीफ हो गया, इसके बाद ये दूसरा लीफ हो गया, इसके बाद ये तीसरा लीफ, चौथा लीफ, पांचवा लीफ, और इसी तरह आगे चलते जाए। तो ये ऐसे स्पाइरली अरेंज होते हैं। यहाँ पे देखो ऐसे, ठीक है, ऐसे स्टेम के इर्द गिर्द ऐसे अरेंज होते हैं। तो उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। और ये लीव्स जो होते हैं ये सेसाइल होते हैं। सेसाइल से मुराद ये है कि ये डायरेक्टली स्टेम के साथ अटैच होते हैं, इनका पिटियोल नहीं होता जो आम लीफ में होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट वन देखो, स्ट्रक्चर। तो मोसेस का जो स्ट्रक्चर है इसको हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट वन पॉइंट देखो, लाइफ साइकिल, ज़िंदगी का चक्कर मोसेस का। तो इसको हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ फनेरिया एग्जाम्पल। फनेरिया का एग्जाम्पल लेंगे और इसके ज़रिए हम मोसेस का या मोस का पूरा लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये फनेरिया जो हैं इसके 117 स्पीशीज़ पाए जाते हैं, 117 स्पीशीज़ इसके होते हैं। अब यहाँ पे फनेरिया के बारे में एक पॉइंट हमने और लिख दिया है। फनेरिया जो होता है ये मोनोशियस होता है। मोनोशियस से क्या मुराद है? मीन्स एक ही मेंबर के ऊपर दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप होने लगते हैं। तो ऐसे प्लांट को कहा जाता है मोनोशियस। लेकिन मेल एंड फीमेल
मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो हैं डिवेलप हो जाते हैं ऑन सेपरेट ब्रांच। एक प्लांट के ऊपर तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डिवेलप होने लगते हैं, लेकिन सेपरेट ब्रांचेस के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया एक ज़रूरी सेंटेंस अबाउट फनेरिया। अब डिस्कस कर लेते हैं फनेरिया का पूरा लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल को हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज डायग्राम। तो स्टार्ट लेते हैं इस पॉइंट से। तो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको कहा जाता है, जो मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट कर दिया है, दिस वन इज कॉल्ड प्रोटोनीमा। और ये रेड कलर का नहीं होता, ये बेसिकली ग्रीन कलर का होता है, लेकिन यहाँ पे जस्ट एक्सप्लेनेटरी पर्पजेज़ के लिए हमने रेड कलर का बना दिया है। इसके नीचे साइड पे छोटे छोटे हीयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि रूट का फंक्शन देते हैं, और ये वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं सॉइल से। और ये छोटे हीयर लाइक स्ट्रक्चर जो हैं इनको कहा जाता है राइजोइड्स, जो कि ट्रू रूट्स नहीं होते। अब आगे देखो, इस प्रोटोनीमा के ऊपर पैदा हो जाते हैं फनेरिया का बाकीमानदा बॉडी। तो ये हो गया इसका बाकीमानदा बॉडी, और इसके ऊपर ये सेसाइल लीफ अटैच है, जो मैंने पहले आप लोगों को बता दिया कि इनका पिटियोल नहीं होता और ये डायरेक्टली स्टेम के साथ अटैच होते हैं। ये फनेरिया का बॉडी जो है, इसका टिप रीजन जो होता है, यहाँ पे लीव्स जो हैं एक क्रोन, एक ताज की तरह अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, ये वाला ब्रांच जो है, इस ब्रांच को मैंने कंसीडर कर दिया कि दिस वन इज़ अ फीमेल ब्रांच, ये एरेक्ट ब्रांच जो है, सीधा ब्रांच जो है। और ये दूसरा जो है, इसको मैंने कंसीडर कर दिया, ये वाला, दिस वन इज़ फॉर एग्जांपल मेल ब्रांच। और एक ज़रूरी पॉइंट ये कि ये स्ट्रक्चर जो होता है ये फनेरिया का, ये कैसे होता है, दिस वन इज़ हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मीन्स इसके सारे सेल जो हैं, इसके बॉडी के सारे सेल जो हैं, इनमें क्रोमोसोमों का नंबर हाफ होता है। ठीक है, अब आगे देखो नेक्स्ट वन क्या है। तो यहाँ पे हमने ये मेल ब्रांच वाला पोर्शन जो है, इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर डेवलप होने लगता है, और उस स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पे बना दिया है आप लोगों के लिए। तो ये हो गया वो वाला स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है एंथीरिडियम। और ये कैसे होता है, इनके सारे सेल हैप्लॉइड होते हैं। अब आगे देखो कि आगे क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक कवरिंग होता है सेलों का इस मिडल रीजन में, जो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, मैंने ब्लू कलर से ये सेल बना दिए हैं। इस लेयर ऑफ सेलों को कहा जाता है जैकेट सेल। तो ये हो गए आप लोगों के जैकेट सेल। अब जैकेट सेल के बाद यहाँ पे कुछ और प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं जिनको कहा जाता है पैराफाइसिस। ये एग्जैक्ट मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं होते, ये स्टीराइल स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इनको कहा जाता है पैरापाइसिस। ठीक है, तो ये हो गई पैरापाइसिस। पैरापाइसिस के बाद यहाँ पे कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इनको कहा जाता है पेरिगोनियल लीव्स। तो एक इस साइड पे हो गया ये ग्रीन वाला, और दूसरा इस साइड पे हो गया। इसी तरह पैराफाइसिस जो कि एक स्टीराइल ब्रांच होता है, ये एग्जैक्ट एंथीरिडियम नहीं होता, इसका काम सिर्फ प्रोटेक्शन वगैरह होता है। तो एक इस साइड पे होता है और दूसरा इस साइड पे होता है। ठीक है, ये समझ में आ गए। अब आगे देखो, ये जैकेट सेलों का जो लेयर है, इसके अंदर ये कैविटी जो है, इस कैविटी के अंदर यहाँ पे एक सेल पड़ा होता है जो मैंने रेड कलर से बना दिया है। एक्सप्लेनेटरी पर्पजेज़ के लिए मैंने एक बना दिया है, ऐसा नहीं कि बस ये एक ही है, इसके अलावा और भी होते हैं। तो ये वाला रेड कलर वाला सेल जो है, दिस वन इज़ कॉल्ड एंड्रोसाइट मदर सेल। स्पेस की कमी है इसलिए मैंने शॉर्टकट में रिप्रेजेंट कर दिया है एंड्रोसाइट मदर सेल। ठीक है, अब ये एंड्रोसाइट मदर सेल जो है, ये माइटोसिस के ज़रिए डिवाइड होने लगता है, क्योंकि ये सारे सेल कैसे हैं, हैप्लॉइड है, और अगर ये मियोसिस के ज़रिए डिवाइड हो गए तो इनका नंबर मज़ीद रिड्यूस हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम से अपने आप को बचाने के लिए ये क्या करता है, एंड्रोसाइट मदर सेल माइटोसिस कर लेता है और अपने आप से 2 सेल बना देता है, और दीज सेल आर कॉल्ड एंड्रोसाइट। दीज आर जस्ट कॉल्ड एंड्रोसाइट। और ये एंड्रोसाइट जब मैच्योर होने लगते हैं तो इनसे बनते हैं क्या, कुछ ऐसे फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर्स इनसे बनते हैं, और दीज फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एंथीरोजॉइड। तो ये हो गया एंथीरोजॉइड, और ये ऊपर वाले 2 सेल जो बन गए हैं, दीज आर कॉल्ड एंड्रोसाइट्स।
ठीक है। तो उम्मीद है ये स्ट्रक्चर्स समझ में आ चुके होंगे। अब इंटीरिडियम का ये बेस वाला रीजन जो है इसको कहा जाता है स्टाल्क। ये एक डंडा नुमा सा स्ट्रक्चर होता है, इसको कहा जाता है स्टाल्क। तो ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो कि मेल ब्रांच के ऊपर पैदा होता है या डेवलप होता है। अब फीमेल ब्रांच के ऊपर भी एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप होने लगता है और इसको कहा जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और इसका स्पेसिफिक नेम होता है आर्चिगोनियम। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है दिस वन इज कॉल्ड आर्चिगोनियम, और ये भी कैसे होता है, हैप्लॉइड होता है। अब ये स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर ये मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आउटर कवरिंग जो है जो मैंने ग्रीन कलर से बना दिया है, एक ये दीवार हो गया और दूसरा ये ग्रीन कलर के सेलों का दीवार हो गया, इसको कहा जाता है पेरिकीशियल लीव्स। इनको क्या कहा जाता है, पेरिकीशियल लीव्स। तो ये हो गए पेरिकीशियल लीव्स, वहाँ पे थे पेरिगोनियल लीव्स, यहाँ पे क्या है, पेरिकीशियल लीव्स। इसके बाद यहाँ पे भी दो स्टीराइल स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक साइड पे और दूसरा दूसरे साइड पे। इसके अलावा और भी हो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन एक्सप्लेनेटरी पर्पज़ के लिए हमने सिर्फ दो बना दिए हैं, ठीक है। और ये अगेन क्या है, दीज आर कॉल्ड पैरापाइसिस। ये क्या है, पैरापाइसिस। अब पैरापाइसिस के अंदर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर डेवलप होने लगता है जो कि बेसिकली यही आर्चिगोनियम होता है। अब इसके भी मुख्तलिफ पोर्शन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस ऊपर सिरे के ऊपर दो सेल होते हैं जिन्होंने एक लेड लाइक स्ट्रक्चर बनाया होता है, और ये क्या करते हैं, इस आर्चिगोनियम का ऊपर वाला पोर्शन क्लोज कर देते हैं। इनको कहा जाता है कवर सेल्स, ठीक है, या आप लोग को है लेड सेल्स। अब इसके बाद क्या होता है, ये नीचे डंडा नुमा सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर सेल तक, इस वाले स्ट्रक्चर को कहा जाता है नेक। और इसके अंदर कुछ सेल्स मौजूद होते हैं जो मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट कर दिए हैं, दीज आर कॉल्ड नेक कैनाल सेल्स, ठीक है। अब इसके नीचे देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्वोलन पोर्शन जो है इसको कहा जाता है वेंटर। तो ये हो गया क्या, दिस वन इज कॉल्ड वेंटर। और इस वेंटर के अंदर सेल्स मौजूद होते हैं दो, जो कि एक साइज़ में थोड़ा सा बड़ा होता है और एक छोटा होता है। ये छोटा सेल जो है इसको कहा जाता है वेंटर कैनाल सेल। स्पेस की कमी की वजह से यहाँ पे मैंने शॉर्टकट लिख दिया है वेंटर कैनाल सेल। और ये दूसरा सेल जो बड़ा सेल है इसको कहा जाता है ईक सेल, और इसका भी यहाँ पे एक डंडा नुमा सा स्ट्रक्चर होता है, इसको कहा जाता है स्टाल्क, ठीक है। तो ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अब आगे देखो, आगे क्या होता है कि यहाँ ये इंटीरिडियम जब मैच्योर होने लगता है तो इसका ये ऊपर वाला पोर्शन जो है ये रप्चर कर लेता है, और इससे हवा के ज़रिए या पानी के ज़रिए या इंसेक्ट के ज़रिए, किसी भी चीज़ के ज़रिए क्या होता है, इससे ये एंथीरोजॉइड रिलीज़ हो जाते हैं। एंथीरोजॉइड जो हैं ये बाईप्लेजिलेटेड सेल्स होते हैं जो कि स्पम की तरह एक्ट करते हैं। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, एक प्लेजिलेटेड एंथीरोजॉइड उठा दिया और इसको इसके ऊपर फाल कर दिया। तो अगेन यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर बना दिया है, दिस वन इज़ आर्चिगोनियम, और इसके अंदर ये क्या है, दिस वन इज़ ईग, या इसके लिए अनदर नेम यूज़ होता है ओस्पेयर। इसके ऊपर आ जाता है क्या, एंथीरोजॉइड। दिस वन इज़ एंथीरोजॉइड, में सिंपली लिख देता हूँ ए। और ये बाईप्लेजिलेटेड होता है और ये मोटाइल होता है, और ये एक जो होता है नॉन मोटाइल होता है। तो ये मोटाइल स्ट्रक्चर चला जाता है विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला, और ये अंदर चला जाता है ईक की तरफ, ठीक है। जब ईक तक ये पहुंच जाता है तो आगे होता है फर्टिलाइजेशन की कहानी। तो फॉर एग्जांपल ये पहुंच गया और ये मिल गया किस चीज़ के साथ, ईक के साथ, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, एक डेप्लॉइड सेल बन जाता है यहाँ पे 2n वाला। यहाँ तक सारा कहानी क्या था, n का था, अब कहानी है 2n का। और ये सेल जो बन जाता है दिस वन इज कॉल्ड जाइगोट, और इसके लिए अनदर नेम ओस्पोर यूज़ होता है। ये स्ट्रक्चर क्या है, दिस वन इज अगेन एंथीरिडियम, सिंपल यहाँ पे हमने ए लिख दिया है। अब आगे क्या होता है कि इस जाइगोट में माइटोसिस होने लगता है, और ये अगेन क्या है, एंथीरिडियम का स्ट्रक्चर, और मल्टीपल सेल बन जाते हैं। और कैसे होते हैं, सारे डेप्लॉइड इन नेचर होते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या होता है कि मज़ीद सेल डिवीज़न होता है, माइटोसिस होता है इसके अंदर, और इसके अंदर एक स्ट्रक्चर डेवलप होने लगता है। ये अगेन क्या है, एंथीरिडियम, और इसके अंदर एक स्ट्रक्चर डेवलप हो गया। इसके सारे सेल क्या है, डेप्लॉइड इन नेचर हैं। और ये वाला, ये ग्रीन कलर वाला स्ट्रक्चर जो है इसको कहा जाता है यंग स्पोरोफाइट। दिस वन इज़ यंग, वो यंग को मैंने वाई से रिप्रेजेंट कर दिया और स्पोरोफाइट को मैंने SP से रिप्रेजेंट कर दिया, स्पेस की कमी है, ठीक है।
तो दिस वन इज़ यंग स्पोरोफाइट। अब ये यंग स्पोरोफाइट जो है ये कहाँ पे डेवलप होता है, ये सारा कहानी जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर इधर इस फीमेल फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर, या आप लोग कहें ये ताजनुमा स्ट्रक्चर जो है इसी के अंदर डेवलप होता है। लेकिन ये चीज़ें तो हम क्या करते हैं, एक्सप्लेनेटरी पर्पसेस के लिए ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये स्ट्रक्चर अब डेवलप हुआ है, यहाँ पे वो फ्लावर है, इस रीजन में ये वाला प्लांट दिखाई दे रहा है, तो इस रीजन में ये फ्लावर है और इसके ऊपर यहाँ से ये स्ट्रक्चर डेवलप हो गया। तो ये वाला ऊपर वाला पोर्शन जो है दिस वन इज़ अ स्पोरोफिटिक, क्योंकि ये सारा क्या है, डेप्लॉयड है। और ये नीचे पोर्शन जो है दिस वन इज़ हैप्लॉयड और ये गेमिटोफिटिक है। ठीक है, अब आगे देखो आगे क्या कहानी होता है। तो ये यंग स्पोरोफाइट जब मज़ीद मेच्योर होने लगता है तो ये कुछ इस तरह का बन जाता है। ये क्या है, हैप्लॉयड पोर्शन है फनेरिया का और इसके ऊपर डेवलप हो गया स्पोरोफाइट। इसका ये टिप रीजन जो है इसके ऊपर ये राउंडेड कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर भी डेवलप होने लगता है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है, इनको डिस्कस करते हैं। ये यंग स्पोरोफाइट जब डेवलप होने लगता है तो जिस पॉइंट की मदद से ये गेमेटोफाइट के साथ अटैच होता है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो मैंने यहाँ पे एक डॉटेड लाइन खींच दिया है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फुट, इसको कहा जाता है फुट। और इसका काम क्या होता है, ये न्यूट्रेंट वाटर वगैरह ये गेमेटोफाइट से एब्जॉर्ब कर लेता है और ऊपर इस स्पोरोफिटिक रीजन को सप्लाई कर देता है। ठीक है, अब यहाँ से लेकर ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो है फुट से लेकर यहाँ इस राउंडेड स्ट्रक्चर तक, ये डंडानुमा स्ट्रक्चर जो होता है इसको कहा जाता है सीटा। और सीटा के बाद ये राउंडेड स्ट्रक्चर जो है दिस वन इज कॉल्ड कैप्सूल। ठीक है, और ये वाला पोर्शन जो होता है फुट के ऊपर, ये सारे सेल कैसे होते हैं, ये डेप्लॉयड इन नेचर होते हैं। और यहाँ पर इस कैप्सूल के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं और ये सेल कहलाए जाते हैं स्पोर मदर सेल। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, एक सेल उठा दिया और ये हो गया स्पोर मदर सेल। और ये कैसे होता है, डेप्लॉयड, क्योंकि ये जाइगोट के बाद बन चुके हैं। तो ये डेप्लॉयड सेल जो है ये आगे क्या कर लेता है, ये आगे परफॉर्म कर लेता है मियोसिस का प्रोसेस। इसमें मियोसिस होने लगता है, नॉट माइटोसिस। मियोसिस के रिजल्ट में इससे कितने सेल बन जाते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के कंप्लीशन के बाद इससे बन जाते हैं 4 सेल जो कि ग्रुप की फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे 3 सेल दिखाई देते हैं और चौथा वन जो है वो पीछे साइड पे है। और दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टेट्राड, इसको कहा जाता है टेट्राड। और ये सेल कैसे होते हैं, ये हैप्लॉयड इन नेचर होते हैं क्योंकि ये मियोसिस के बाद बन गए। और ये स्पोर मदर सेल क्या था, दिस वन इज डेप्लॉयड इन नेचर। अब ये स्पोर मदर सेल्स जो हैं 4 सेल, ये हर एक सेल में इसी तरह कहानी होता है, इन चारों में से हर एक सेल में। लेकिन एक्सप्लेनेटरी पर्पसेस के लिए हमने एक सेल उठा दिया। तो एक सेल जो हमने उठा दिया ये क्या है, हैप्लॉयड है और इसी सेल को कहा जाता है स्पोर। तो व्हाट इज स्पोर, स्पोर इज अ हैप्लॉयड सेल विच हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। ये एक हैप्लॉयड सेल होती हैं जिसमें रिप्रोड्यूस होने की एबिलिटी होती है। अब कैसे रिप्रोड्यूस होती हैं ये, जब सूटेबल कंडीशन एंड एनवायरनमेंट सूटेबल हो, हर एक चीज़ अवेलेबल हो, तो ये स्पोर जर्मिनेट हो जाता है किस चीज़ में, एक another horizontal stem like structure में, and this one is again प्रोटोनीमा। ये क्या होता है, प्रोटोनीमा। और बाद में क्या होता है, प्रोटोनीमा के डेवलपमेंट के बाद इसके ऊपर छोटे छोटे रूट लाइक स्ट्रक्चर भी डेवलप होने लगते हैं विच आर कॉल्ड राइजोइड, जो कि असल रूट नहीं होते, ट्रू रूट्स नहीं होते। तो ये दो चीज़ें डेवलप होने के बाद, प्रोटोनीमा और राइजोइड डेवलप होने के बाद, इसके ऊपर अगेन न्यू फनेरिया का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। और अगेन ये न्यू फनेरिया कन्वर्ट हो जाता है कुछ ऐसे स्ट्रक्चर में। ठीक है, और अगेन स्टार्ट कर देता है यस। तो ये हो गया फनेरिया का लाइफ साइकिल। अब यहाँ पे देखो, ये स्पोर मदर सेल जो है जब ये मियोसिस पे डिवाइड हुआ तो इसके क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया, हैप्लॉयड हो गया। तो यहाँ से मैंने एक लाइन खींच दिया, डॉटेड लाइन, और यहाँ तक मैं ले गया इस लाइन को, इग और इंथिरोजॉइड तक, मतलब जाइगोट के ऊपर मैंने ये लाइन ख़त्म कर दिया। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि इस लाइन के नीचे ये वाला पोर्शन जो दिखाई देता है,
ये सारा का सारा क्या है, दिस वन इज़ डिप्लॉयड इन नेचर। ये सारे सेल क्या हैं, डिप्लॉयड है मासेवाई ये छोटे से रीजन के। तो ये डिप्लॉयड रीजन है, तो इसको कहा जाता है स्पोरोफिटिक जनरेशन। ये एक ऐसा जनरेशन है जो कि स्पोर प्रोड्यूस करेगा। इसको स्पोरोफिटिक जनरेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कैप्सूल जो है इसके अंदर स्पोर की फॉर्मेशन होती है। तो स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। ये स्पोर इसके अंदर बनते हैं, फिर ये जब मेच्योर होने लगता है तो ये रप्चर हो जाता है और स्पोर इससे रिलीज हो जाते हैं। स्पोर मदर सेल से ऊपर यहाँ तक स्पोर तक पोर्शन जो है ये इसी कैप्सूल के अंदर होता है, लेकिन एक्सप्लेनेटरी पर्पसेस के लिए हम इसको बाहर बना देते हैं। ठीक है, तो ये स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन है। और ये ऊपर वाला पोर्शन जो है, इस पोर्शन के सारे सेल कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। और इसको कहा जाता है गैमेटोफिटिक जनरेशन। गैमेटोफिटिक जनरेशन को मैंने जीपीजी से रिप्रेजेंट कर दिया और स्पोरोफिटिक जनरेशन को मैंने एसपीजी से रिप्रेजेंट कर दिया। गैमेटोफिटिक जनरेशन मीन्स गैमीट प्रोड्यूसिंग जनरेशन। तो ये जनरेशन क्या करता है, मेल गैमीट प्रोड्यूस कर लेता है और इसके अलावा फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करता है। तो ऐसा लाइफ साइकिल जिसमें गैमेटोफिटिक जनरेशन स्पोरोफिटिक जनरेशन पैदा कर रहा हो और स्पोरोफिटिक जनरेशन अगेन गैमेटोफिटिक जनरेशन पैदा कर रहा हो, तो ऐसे लाइफ साइकिल को एक अनदर नेम दिया जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो मोसिस जो है इनमें क्लियर कट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का प्रोसेस होता है। लास्ट में स्पोरोफाइट का ये कैप्सूल जो है इसके मुख्तलिफ पार्ट्स थोड़े बहुत डिस्कस करते हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ से हमने उठा दिया कैप्सूल। अब कैप्सूल का ये ऊपर वाला ओपनिंग पोर्शन जो होता है उसको कहा जाता है ओपरकुलम, और ये बेस वाला पोर्शन जो कि सीटा के साथ अटैच होता है, इसके अंदर ग्रीन सेल्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो ये हो गया एपोपाइसिस। और ये कवरिंग जो है, ये रेड कवरिंग, दिस वन इज कॉल्ड कैप्सूल। तो ये होते हैं कैप्सूल के 2-3 पार्ट्स। यहाँ पे ये एपोपाइसिस जो है इसके अंदर सेल जो है ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो ये स्पोरोफाइट जो हैं ये थोड़ा बहुत अपना खुराक खुद भी तैयार करता है, लेकिन ज़्यादातर ये जो है डिपेंडेंट होता है किस चीज़ के ऊपर, इस गैमेटोफाइट के ऊपर। तो ये हो गया लाइफ साइकिल ऑफ मोसिस। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब अगर कोई बंदा स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहता है तो आप लोग अपना स्क्रीनशॉट ले लें।